नमस्कार दोस्तों, अभिनव झा सीए क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ पर जानेंगे जीएसटी लॉ के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स का जो एडवांस रूलिंग है उसके बारे में। ये एडवांस रूलिंग दोनों जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स का हम साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में 1 सितंबर 2021 से एडवांस रूलिंग बदलकर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग हो गया है। प्रोसीजर थोड़ा बहुत अलग है लेकिन बाकी सारी चीज़ें मिलती जुलती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एडवांस रूलिंग बोलते किसको है। आप क्या करते हो, अपना जो है ना वो टैक्स डिटरमाइन करना चाहते हो एडवांस में। अपना क्या डिटरमाइन करना चाहते हो, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना चाहते हो एडवांस में। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपका अभी हुआ नहीं है, अंडरटेकिंग या प्रपोज टू बी अंडरटेकिंग है, तो ही आप डिटरमाइन करना चाहते हो। तो उसके लिए जो प्रोसीजर बताता है वो एडवांस रूलिंग प्रोसीजर कहलाता है। एडवांस रूलिंग प्रोसीजर कराने से क्या क्या फायदे होते हैं जीएसटी और डीटी दोनों में। सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस होता है, ये जुडिशियल बाइंडिंग होता है, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव होता है और सेम केस में जिस केस के लिए रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दिया गया है ना, केवल उसी केस पर उसी मैटर पर अप्लाई होता है, बाकी किसी पर नहीं। अलग से रूलिंग लेना पड़ेगा अलग बंदे को। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जीएसटी लॉ इसके अलावा भी कुछ बातें बोलता है। अभी ये एडवांस रूलिंग करवाने से फायदा डायरेक्ट टैक्स में यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यह बढ़ावा देता है। दूसरी बात, यहां पर जो जीएसटी लॉ में एक एक्स्ट्रा बात लिखी गई है वो बताया गया है, ये जो रूलिंग होता है ना वो जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में दिया गया है उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जुरिडिक्शन में एप्लीकेबल होता है। ये बात जीएसटी लॉ में लिखा गया है। डायरेक्ट टैक्स में ये बात करके स्टेट वाइज नहीं होता है डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं जो डायरेक्ट टैक्स में एडवांस रूलिंग जो है उसको क्या बोलेंगे, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, यानी कि AAR के नाम से ना पुकार के बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग बुलाते हैं 1 सितंबर 2021 को। उस दिन अगर कोई भी फाइल पेंडिंग था AAR के पास, एपीलेट फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास कोई भी फाइल पेंडिंग था, तो वो फाइल एज सच उठकर चला जाएगा बार के पास, यानी कि बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग उसको अब डील करेगी, क्योंकि इनका अस्तित्व 1 सितंबर 2021 से खत्म हो जाता है। अभी यहां पर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में बोला गया है कि जो चीफ कमिश्नर मिनिमम रैंक होगा ना, उसी को बोर्ड यहां पर रिकमेंड करेगी। बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग बोलकर बोर्ड किसको रिकमेंड करेगी, मिनिमम चीफ कमिश्नर रैंक का बंदा होना चाहिए। मिनिमम चीफ कमिश्नर रैंक का कहने का आपका क्या मतलब है, तो आपका सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है जो भी मेंबर होंगे वो मिनिमम चीफ कमिश्नर रैंक के होंगे। अभी जो आपका बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग बार है वो फेसलेस असेसमेंट करेगी, बार जो है वो फेसलेस असेसमेंट करेंगी। अब जहां तक बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है, जीएसटी में तो एप्लीकेशन सारे टैक्स पेयर दे सकते हैं, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन देने के लिए कोई भी नॉन रेसिडेंट बंदा होगा जो कि ट्रांजेक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन या अंडरटेकन करता है वो दे सकता है। मान लीजिए मिस्टर पीटर, ठीक है, तो मिस्टर पीटर दे सकता है एप्लीकेशन। अभी हम लोग एक रेसिडेंट बंदा है जो कि नॉन रेसिडेंट के साथ बिजनेस करता है ज्वाइंट वेंचर या अदर फॉर्म में, तो वो उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में, मान लीजिए मिस्टर राम है ये रेसिडेंट, तो वो मिस्टर पीटर के बिहाफ में एप्लीकेशन दे सकता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो रेसिडेंट को नोटिफाई किया है। दो प्रकार के रेसिडेंट होते हैं जो कि आराम से जो है वो एडवांस रूलिंग के लिए यहां पर आपका एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक रेसिडेंट है जिसका 100 करोड़ या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन है। दूसरा रेसिडेंट है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये 100 करोड़ से ऊपर वाला लिमिट पब्लिक सेक्टर कंपनी रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके अलावा यहां पर बात करते हैं जो ये पांचवा मामला है, ये आपका नॉन रेसिडेंट मिस्टर राम रेसिडेंट, और ये 100 करोड़ से ऊपर वाला रेसिडेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसके अलावा मामला है कि जो कि जानना चाहती है कि टैक्स अवॉइडेंस का जो प्रोविजन होता है, गार का प्रोविजन, वो उन पर एप्लीकेबल होता है कि नहीं, इम्पर्सेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है कि नहीं उनका जो ये ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये 5 केसेस में ही केवल एप्लीकेशन दिया जाता है। ये जो पीएसयू है ना, पब्लिक कंपनी है, और जो गार के लिए जानना चाहते हैं, ये दोनों का जो एप्लीकेशन है वो बड़े सस्ते में डील किया जाता है। केवल 10,000 रुपये का फीस लिया जाता है। लेकिन बाकी ये जो मिस्टर पीटर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में, या फिर ये रेसिडेंट 100 करोड़ या उससे ऊपर वाले मामले, इनका एप्लीकेशन बड़ा महंगा पड़ता है। यानी कि 100 करोड़ तक का मामला है तो 2 लाख रुपए फीस लगते हैं, 100 करोड़ से 300 करोड़ तक का मामला है तो 5 लाख रुपए फीस लगेंगे, और 300 करोड़ से ऊपर का मामला है तो यहां पर फीस लगेगा 10 लाख का। यह एप्लीकेशन जो आपने दिया है वो 30 दिनों के अंदर में विड्रॉ भी किया जा सकता है। यहां पर मेहरबानी खत्म नहीं होती है ये पब्लिक सेक्टर कंपनी की और गार की। सारे केस में बोला गया कि एप्लीकेशन नहीं दिया जा सकता है या दोगे तो रिजेक्ट कर देगा अगर टैक्स अवॉइडेंस का मामला होगा तो, लेकिन इन दोनों को इस पर भी छूट दी गई है। बोला गया पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर गार के लिए जानना चाहते हो
तो टैक्स अवॉइडेंस के मामले में भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो, क्योंकि ये लोग टैक्स अवॉइडेंस का मामला ही जानना चाहते हैं, इसकी वजह से मुख्य तौर पे रूलिंग करवाते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं बाकी लोगों का कब एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। टैक्स अवॉइडेंस के किसी भी मामले में बाकी लोगों का, यानी कि ये मिस्टर राम, मिस्टर पीटर और 100 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ या उससे ऊपर ट्रांजेक्शन करने वाला, उसके बाद डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी का हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, यानी कि जो इनकम टैक्स का लॉ है ना उसके बाहर के लोगों के पावर में है तो पेंडिंग है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी है या फिर ITAT है उसके सामने में पेंडिंग है तो ये जो आपका बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग है ये इसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। ITAT के सामने पेंडिंग है या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने, तो तत्काल इनका जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसको वो होल्ड करके रखेंगे जब तक एडवांस रूलिंग ना आ जाता है। अदर देन PSU का मामला है तो GST की तरह कोई भी मामले में कहीं भी पेंडिंग होगा तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन अगर केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का बोला कि PSU के मामले में एक्सेप्ट किया जाएगा, इधर बाकी जो PSU को छोड़कर, पब्लिक कंपनी को छोड़कर बाकी कहीं भी एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो इनकम टैक्स अथॉरिटी हो या ट्राइब्यूनल हो या फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो। फिर अगर फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का क्वेश्चन है तो यहां पर साफ साफ तौर पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर हमारी बात आती है कि ये प्रोसीजर क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में। क्वाड्रुप्लिकेट यानी कि 4 कॉपी में एप्लीकेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन का 1 कॉपी कमिश्नर को फॉरवर्ड किया जाएगा उनसे रिकॉर्ड मंगवाने के लिए। प्रोनाउंसमेंट जो है वो 6 महीनों के अंदर में किया जाएगा एप्लीकेशन देने का। GST में यहाँ पर 90 दिनों की समय सीमा है कि GST में बोला गया 90 दिनों के अंदर में प्रोनाउंसमेंट करना पड़ेगा। फिर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग नेचर जो होता है वो 1 सितंबर 2021 से, जब से आपका बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग आया तब से ये बाइंडिंग नेचर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। उससे पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो रूलिंग होता था वो बाइंडिंग होता था एप्लीकेंट पर और इनकम टैक्स अथॉरिटी पर, कमिश्नर के लेवल तक, और उस केस पर और उस एप्लीकेशन पर जिसके लिए ये रूलिंग करवाया गया है। लेकिन ये बाइंडिंग वाला प्रोविजन यहां से खत्म कर दिया गया है। 1 सितंबर 2021 से जो एप्लेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो कंसेप्ट था उसको भी खत्म कर दिया गया है। यानी कि कोई भी एडवांस रूलिंग से अगर मान लीजिए परेशान होता था तो एप्लेट अथॉरिटी के पास जाता था, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग ने बोला कि डायरेक्ट हाईकोर्ट में अपील किया जा सकता है, जिसके बारे में कई सारे रूल रेगुलेशन आने बाकी है। फिर बोला गया है कि अगर आपने एडवांस रूलिंग फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है तो वो वाइड एब इनिशियो हो जाएगा और आपके पहले वाले सारे प्रोसीडिंग, अर्लियर सारे प्रोसीडिंग एक्ट रूल या रेगुलेशन के हिसाब से वो स्टैंड रिवाइव हो जाएंगे। फिर बोला गया है कि जो आपका बार होता है यानी कि बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग होता है उसका जो जजमेंट होता है इस ग्राउंड पे आप वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था वाइड का वो आपका उसमें वैकेंसी रह गई थी या फिर अपॉइंटमेंट जो कमिश्नर लोगों का हुआ था, चीफ कमिश्नर लोगों का, मेंबर लोगों का, उसमें कोई कमी रह गई थी, एरर वगैरह था, उस ग्राउंड पे आप जो है वो इनवैलिड करार नहीं दे सकते हो। इसी के साथ GST लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। GST लॉ बोलता है सेक्शन 156 का जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता है ये एक पब्लिक सर्वेंट माना जाता है इंडियन पैनल कोड के तहत। फिर यहाँ पर एक डेफिनेशन में जो आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डेफिनेशन है उसमें बोला गया है ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या एपलेट अथॉरिटी जो होता है एडवांस रूलिंग वाला वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि ऑर्डर डायरेक्शन वगैरह देने से रेस्ट्रिक्ट किया गया है। फिर ये रूलिंग जो है वो अप्लाई होता है एप्लीकेंट पर केस टू केस बेसिस पर, जिस केस के लिए एप्लीकेशन दिया गया था केवल उसी केस पर और उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जिसमें जुरिडिक्शन उसका फॉल करता है। फिर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यहां जो डायरेक्ट टैक्स में आपने देखा था कि मिनिमम कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के रैंक का होना चाहिए जिसको CBDT रिकमेंड करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। यहां पर बोला गया मिनिमम ज्वाइंट कमिश्नर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, वो भी स्टेट एक्ट या यूनियन टेरिटरी एक्ट वाला होना चाहिए, यानी कि स्टेट लेवल पर यह अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाया जाता है जिसको एज सच CGST एक्ट वाले एक्सेप्ट करते हैं। फिर इनमें एप्लीकेशन देने का क्या प्रोसीजर है, इनमें एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के लिए कहानी लंबी चौड़ी है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के लिए सबसे पहले आप ARA 1 में 1000 रुपये फीस के साथ क्वेश्चन बताते हुए एप्लीकेशन देते हो। क्वेश्चन बताते हुए ये क्वेश्चन लॉ ने बोला कि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन है आपका सप्लाई है कि नहीं, क्लासिफिकेशन हमारा कैसे होगा, नोटिफिकेशन हम पर एप्लीकेबल है कि नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई या वैल्यू ऑफ सप्लाई का एप्लीकेशन या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर नहीं आता है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC रजिस्ट्रेशन के लिए हम लायबल है कि नहीं और हमारी लायबिलिटी क्या बनती है टैक्स पेमेंट करने के लिए। ये सारे क्वेश्चन एडवांस रूलिंग से पूछे जा सकते हैं कि हमारा सप्लाई है कि नहीं, क्लासिफिकेशन, नोटिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC रजिस्ट्रेशन का मैटर और लायबिलिटी टू पे टैक्स। ये सारे क्वेश्चन स्टेट करते हुए ARA 1 में एप्लीकेशन देते हो 1000 रुपये फीस के साथ और उसका एक कॉपी कंसर्न ऑफिसर को ट्रांसफर किया जाता है ताकि उनसे रिकॉर्ड मंगवाया जा सके। हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में देखा था एक कॉपी किसको दिया जाता था, तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने साफ साफ देखा था एक कॉपी दिया जाता था कमिश्नर को, ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को दिया जाता था। अभी यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर को दिया जाता है। अभी यहाँ पर
अब जाकर डिसाइड होगा, ये सारे कॉपी देने के बाद एप्लीकेंट का और जो कंसर्न ऑफिसर होगा उन लोगों का हियरिंग होगा और तब डिसाइड किया जाएगा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर कहीं पर मामला पेंडिंग होगा तो पक्का से पक्का रिजेक्ट कर देना है, जो कि हम लोगों ने देखा था अदर दैन पीएसयू के केस में कहीं पर पेंडिंग होता था तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा। सबसे पहले बोला कि एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा कि भाई साहब खुश हो जाओ, तुम्हारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो जो एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेंट को, कंसर्न ऑफिसर को और जुडिक्शनल ऑफिसर को दिया जाएगा। फिर एग्जामिनर हियरिंग किया जाएगा। एग्जामिन करने टाइम में न केवल वो क्वेश्चन का मैटर बल्कि एडिशनल मैटर को भी कंसिडर किया जा सकता था। डायरेक्ट टेक्स्ट में बोला था 6 महीने के अंदर में प्रोनाउंसमेंट करने का, लेकिन यहां पर बोलता है 90 दिनों के अंदर में प्रोनाउंसमेंट करने का, वो भी राइटिंग में। और राइटिंग में प्रोनाउंसमेंट करने का एक कॉपी एप्लीकेंट जो भी कंसर्न ऑफिसर जुडिक्शन ऑफिसर होगा उसको दिया जाएगा। फिर बोला ये प्रोनाउंसमेंट तब तक वैलिड होगा जब तक आपका लॉ या फैक्ट जिसके आधार पर यह प्रोनाउंसमेंट किया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता। ये डेल्टा करके मैंने चेंजेस को इंडिकेट किया हुआ है। फिर यहां पर बात करते हैं कि अगर आपका प्रोनाउंसमेंट पता चला कि अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का मामला है तो जीएसटी में आपको पता है कि फ्रॉड या रिप्रेजेंटेशन का मामला 73-74 में डील किया जाता है। सेक्शन नंबर 73 सीजीएस चेट कोड 74, नॉट पेड, शॉर्ट पेड, नॉट लेवाइड, शॉर्ट लेवाइड, इरोनसी रिफंडेड वगैरह। अगर फ्रॉड का रीजन है तो 74 में और फ्रॉड का रीजन नहीं है तो 73 में डील किया जाता है। अब 73-74 में मामला चला जाएगा और ये जो प्रोनाउंसमेंट है वो इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो आपने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन को वॉइड डिक्लेयर किया गया, उन पीरियड को ये 73-74 के टाइम लिमिट 3 साल और 5 साल का जो टाइम लिमिट होता है उससे एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर मेंबर के ओपिनियन में डिफर होता है तो वो एपीलेट अथॉरिटी को बोलेगा और एपीलेट अथॉरिटी के मेंबर में भी अगर डिफर होता है तो फिर नो प्रोनाउंसमेंट करके माना जाएगा। फिर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के यहां पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो भी आपका प्रोसीडिंग होता है उससे परेशान है तो ARA 2 में 10,000 रुपए फीस के साथ एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन देने के 30 दिनों के आपका जो भी ऑर्डर आपका है उसके 30 दिनों के समय सीमा के अंदर में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आपका एपीलेट अथॉरिटी चाहे तो 30 दिन बढ़ा सकता है, यानी कि टोटल मैक्सिमम 60 दिनों का समय आपको मिला। उसके बाद यहां पर बात करते हैं जो एपीलेट अथॉरिटी है वो आपके जो भी एपीलेट अथॉरिटी यहां पर एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो है वो एडवांस रूलिंग का ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, एनल नहीं कर सकती है। फिर यहां पर बात करते हैं कि अगर इनके मेंबर के बीच में ओपिनियन में डिफर होता है एपीलेट अथॉरिटी के तो फिर नो प्रोनाउंसमेंट ऐसा माना जाएगा। अगर मान लीजिए रेक्टिफिकेशन का केस अराइज हुआ, सो मोटो पता चला या किसी ने बताया तो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन प्रोनाउंस होने के 6 महीने के बाद रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। जो रेक्टिफिकेशन किया जाता है वो भी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का ही केवल किया जा सकता है जहां पर 2 व्यू पॉसिबल ना हो। फिर बात करते हैं जो आपका एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, दोनों के केस में पावर है कि ओन प्रोसीजर ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं और बाकी सिविल कोर्ट का सारा पावर है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, कॉल करने का इंफॉर्मेशन को और एग्जामिनेशन ऑन ओथ वगैरह करवाने का। इस तरीके से जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स के दोनों के एडवांस रूलिंग को हम लोगों ने एक साथ करीब 13 से 15 मिनट के बीच में देखा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बार बार आप इसको सुनोगे और मेरी बात सुनने के बाद एक बार स्टडी मटेरियल से जाकर रीड जरूर करोगे। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप मुझे मोटिवेशन दे सको। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।